नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति आपका संसदीय क्षेत्र में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी का कारवां अब आ पहुंचा है महाराष्ट्र के नंदुरबार में। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, बात करेंगे यहाँ की समस्याओं को लेकर, बात करेंगे यहाँ के विकास कार्यों की भी, साथ ही यहाँ के स्थानीय सांसद से भी कराएंगे आपकी मुलाकात। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं इस कारवां को। भारत के पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है नंदुरबार। नंदुरबार महाराष्ट्र राज्य का एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और एक नगर पालिका परिषद है। नंदुरबार नगर निगम पहला नगर निगम है। इस जिले का गठन 1 जुलाई 1998 को धुले जिले से अलग कर किया गया था। नंदुरबार जिला दक्षिण और दक्षिण पूर्व में धुले जिले से घिरा है। पश्चिम और उत्तर में गुजरात राज्य से, उत्तर और उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। जिले की उत्तरी सीमा में नर्मदा नदी बहती है। नंदुरबार में लोग मुख्यतः खेती पर निर्भर हैं, जहां ज्यादा आबादी गरीब है। नंदुरबार की मुख्य फसलें कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, मूंगफली, दालें और गन्ना है। यहाँ किसान दिन रात खेती में हल जोतकर फसल उगाते हैं। इस काम में परिवार के ज्यादातर लोग भी उनका साथ देते हैं। वहीं शिक्षा को लेकर भी यहाँ लगातार प्रयास जारी है। स्कूलों में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए स्कूली अध्यापक खूब मेहनत किया करते हैं। संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्य लगातार जारी हैं, जिनका समय समय पर निरीक्षण यहाँ के स्थानीय सांसद अपनी टीम के साथ किया करते हैं। वहीं सड़कों का निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहा है, ताकि नंदुरबार को विकास की रफ्तार मिल सके। यहाँ के रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार भी लगातार जारी है। बस उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले और बड़े शहरों से ये क्षेत्र जुड़ सके। नंदुरबार की परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। बसों की बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए नंदुरबार को राज्य के बाकी हिस्सों और अन्य राज्यों से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी हिस्से में आने जाने में कोई समस्या न हो। लेकिन बावजूद इसके क्षेत्र में अभी भी कई समस्याएं हैं, जिनमें पीने के पानी की उपलब्धता सबसे अहम है। यहाँ की महिलाओं को कई किलोमीटर दूर चलकर पानी लाना पड़ता है। नंदुरबार संसदीय क्षेत्र को लगातार बेहतर संसाधन और केंद्रीय और राज्य सरकारों की योजनाओं के माध्यम से विकसित करने के लिए स्थानीय प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं इस क्षेत्र की अपनी कई समस्याएं हैं, जिनमें रोजगार, स्वास्थ्य, मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनका संज्ञान जिलाधिकारी लगातार लेते हैं। नंदुरबार में तकरीबन 69%, ऑलमोस्ट 70% हमारे पास आदिवासी पॉपुलेशन है। उसमें 5 प्रकार के जो मेजर आदिवासी ट्राइबल पॉपुलेशन है, 5 प्रकार के अलग अलग तरह के ट्राइब्स हमारे यहाँ पे हैं। और सबसे पहले हमने जिला में पिछले साल एक संपूर्ण संपर्क आराखड़ा ऐसा एक तैयार किया था, जिसमें हमने 5 कंपोनेंट्स लिए थे। एक सड़क, दूसरा पॉइंट हमारा ब्रिजेस का था, तीसरा बिजली का, चौथा बैंक्स का और 5वां इंटरनेट कनेक्टिविटी मीनिंग टावर्स का। वहीं जिला परिषद के स्तर पर भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। आदिवासी बहुल आकांक्षी जिला होने की वजह से केंद्र और राज्य स्तर पर भी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से
जो बड़ी योजनाएं की जा रही है उनमें से सबसे बड़ी है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना में टोटल स्टेज 1 और स्टेज 2 मिला के हमारे लगभग 2.5 लाख घर मंजूर हुए थे। उन 2.5 लाख में से लगभग 1.5 लाख घर हमारे पूरे भी हो चुके हैं और इनमें से ज़्यादातर जो घर है वो यहाँ के आदिवासी समाज को मिला है। एनआरसी और वीसीडीसी जैसे कार्यक्रम जो केंद्र शासन और राज्य शासन मिलकर करते हैं उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। भारत मिशन में पिछले 3-4 साल में बहुत ही अच्छा काम इस ज़िले में हुआ है। हमने 18,800 लोगों को वैयक्तिक शौचालय का लाभ दिया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आईएमआर और एमएमआर जो है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% पिछले 3-4 साल में कम हो गया है। तो इस तरह से हम हेल्थ में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। नंदुरबार की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। ऐसे में इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर भी कई चुनौतियां हैं। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र और लोगों में शिक्षा का अभाव एक अलग चुनौती है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी जनता और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल को प्राथमिकता देते हैं। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेडिशनल क्राइम रेट है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट के मायने से कम है। पिछले 1.5 साल में हमने शहरी भाग में विशेष करके ई स्मार्ट बीट पेट्रोलिंग का इंट्रोडक्शन किया, उससे हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ। पुलिस और जनता की जो डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए और बच्चों का करियर काउंसलिंग, बच्चों का जो एक स्किल डेवलपमेंट हो, उस हिसाब से ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। यूं तो खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र और यहाँ का जनजीवन नंदुरबार को एक अलग पहचान देता है। वहीं नंदुरबार की पहचान यहाँ की मिर्च मंडी भी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के लिए ये प्रमुख है, जहाँ भारी मात्रा में मिर्च का व्यापार होता है। विशेषकर गुजरात और मध्य प्रदेश में इसकी बहुत मांग है। नंदुरबार को मिर्च स्वर्ग भी कहा जाता है और यहाँ की मिर्च की गुणवत्ता पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की खासियत ऐसी है कि नंदुरबार मंडी मिर्ची में सबसे प्रसिद्ध है। जैसे घंटूर है, ये है, उसमें सबसे ज़्यादा नंदुरबार है। और नंदुरबार में गुजरात से, महाराष्ट्र से और एमपी बॉर्डर, क्योंकि ये नंदुरबार दोनों बॉर्डर साथ में, एमपी और गुजरात, तो यहाँ पर सब तीनों स्टेट की मिर्ची यहाँ आती है। मार्केट बहुत अच्छा है। माल पर जैसा माल मिला वैसा सुखा है तो भाव उसका ऐसा ही देते हो। महाराष्ट्र की 48 संसदीय सीटों में से एक नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र, यहाँ की आबादी आदिवासी बहुल होने की वजह से इसे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं 2008 में परिसीमन के बाद नंदुरबार संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए। इस संसदीय क्षेत्र में नंदुरबार जिले के 4 और धुले जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। अक्कलकुआ, शाहदा, नंदुरबार, नवापुर 4 विधानसभा क्षेत्र नंदुरबार जिले में आते हैं, जबकि 2 साकी और शिवपुर धुले जिले के अंतर्गत आते हैं। नंदुरबार संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की बात करें तो यहाँ करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें आदिवासी आबादी ज्यादा अनुपात में है। भील, पाडवी, वर्ली, कातकरी, कोकना, ये जनजातियां यहाँ पर प्रमुख रूप से रहा करती हैं। वहीं ग्रामीण मतदाता करीब 80% हैं। ये सीट ऐतिहासिक रूप से जनजातीय नेतृत्व वाली सीट रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने युवा चेहरे एडवोकेट गोवाल पाडवी को मैदान में उतारा, जिन्होंने भाजपा के हिना गावित को करीब 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। गोवाल पाडवी को कुल 7,45,000 वोट मिले, वहीं हिना गावित को 5,86,000 ही वोट मिल पाए। नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र अपने सामाजिक जनजातीय संवेदनशीलता, विकास कार्यों की आवश्यकता और राजनीतिक पहचान का संगम स्थल है। अपनी 6 विधानसभा सीटों, जनजातीय पहचान और लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों के साथ यह क्षेत्र विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
2024 के चुनाव में महाराष्ट्र की नंदुरबार सीट से कांग्रेस ने इस बार युवा प्रत्याशी एडवोकेट गोवाल पाडवी को मैदान में उतारा, जहां उन्होंने बीजेपी की 2 बार की सांसद डॉक्टर हीना गावित को हराकर जीत दर्ज की और पहली बार सांसद के तौर पर शपथ ली। मैं गोवाल कागड़ा पाडवी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गोवाल पाडवी का जन्म नंदुरबार जिले के आदिवासी समुदाय में हुआ। बचपन से ही सामाजिक न्याय और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने की समझ उनके भीतर थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि से उन्हें मजबूत व्यवस्था मिली तो परिवार से उन्हें विजय की कामना स्वरूप आशीर्वाद। कानून की शिक्षा ने उन्हें प्रशासन, समाज और नागरिकों के अधिकारों की गहरी समझ दी, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनी। नए सांसद हमारे यहाँ से चुनकर गए हैं एडवोकेट गोवाल पाडवी। वो नए हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके पिताजी 7 बार यहाँ से धारासभ्य करके चुन कर आया है, विधानसभा में एमएलए करके चुन के आया है। तो फैमिली बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकली बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऐसे परिवार से वो आते हैं। एडवोकेट गोवाल पाडवी जो है वो एलएलएम है, यानी कायदा के जानकार है और उनको अच्छी तरह से मालूम है कि इस मतदार संघ के प्रॉब्लम्स क्या है। अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान गोवाल ने लोगों के बीच दिन रात प्रचार प्रसार किया। स्थानीय लोगों के बीच जाना और उनकी समस्याओं को सुनना उन्हें सबसे ज्यादा भाता था। लोगों ने भी उन पर विश्वास जताया और चुनाव में जिताने का आशीर्वाद दिया। आने के बाद पहले बार इसने ऐसा किया कि पूरे हर तहसील में जनता दरबार भराया। मेरे तहसील के एरिया में भी उसने जनता दरबार लोगों के पास से इशू लिया। साहब को मिलने को आया तो साहब अच्छा आदमी, वो गाय गरीब का किसी का भी काम कर सकता है बराबर। तो ये आशा कि वो दोस्त है, मैं इनको मिलने आया। कोई निधि नहीं आती, आज तक नहीं आई। साहब ने पहली बार पुकारा है हमारे गांव का, विजयपुर का, कि तुम्हारे को लाइट दूंगा। नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने गोवाल पाडवी को प्रतिनिधित्व की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। सांसद के रूप में वो संसद में आदिवासी अधिकार, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क संपर्क जैसे मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाते रहे हैं। There are thousands of farmers in Nandurbar district which live in forest area and mountain region. They have not been able to get the benefit of PM Fasal Bima Yojana because the photo has to be uploaded within 48 hours. And unfortunately, there are some network problems, there are internet problems. So therefore, the photo is not uploaded. Sir, how do you want to tackle this issue, sir? Because it's a very big issue. There is need to introduce 6th schedule in Ladakh, but as well as that, 5th and 6th schedule should be there in all the scheduled areas, including my Nandurbar Lok Sabha constituency, and also the जो पैसा कानून है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए, मैं विनती करता हूँ। संसद में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के साथ ही जमीन पर भी अपनी भूमिका को सक्रिय रखते हैं। चाहे वो अपने निवास पर हो तो भी उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। हर किसी की अपनी कहानी है, अपनी समस्या होती है। गोवाल किसी को भी निराश नहीं करते। दिन हो या रात, सुख हो या दुख, लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध रहते हैं। पहाड़ी और दुर्गम इलाका होने के बावजूद उनकी कोशिश रहती है कि जहां मौका मिले लोगों से संपर्क बना रहे। लोगों को भी उनसे काफी उम्मीदें हैं। ये गरीब इलाका है, यहाँ घरकुल की ज़रूरत है लोगों को छोटे मोटे उद्योग की ज़रूरत है। बहुत गरीब इलाका है, विकास की ज़रूरत है। खासदार साहब गोवाल साहब है, ये विकास का काम चालू किया है और जो पहाड़ी इलाकों में कभी टावर नहीं थे वहाँ पे अभी BSNL के टावर लगाए हैं और PMJSY के भी काम मांग किए हैं। वो सरकार से मांग पूरी करके लाएंगे और हमारे यहाँ जो घरकुल योजना है
वो बहुत से घरकुल लोगों को घरकुल चाहिए, वो हमारे गोवाल साहब दिल्ली से मांग करके हमारी आशा पूरी करेंगे। और गोवाल साहब जो काम कर रहे विकास का, ये कोई खासदार ने नहीं किया, वो काम हमारे गोवाल साहब ने किया है। आदिवासी जो समाज के लोगों ने यहाँ पर हमारे लोकप्रिय खासदार एडवोकेट गोवाल साहब इनको जो निवाड़ के दिया, वो विकास के मुद्दों के ऊपर निवाड़ के दिया। हमारे ग्रामीण एरिया में रास्ते बहुत टूटे हुए हैं और पानी की भी तकलीफ है। दूसरी बात है, गरीबों के लिए घरकुल के अंदर निधि बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा घरकुल देना चाहिए। वहीं अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर भी वो बेहद गंभीर और सतर्क रहते हैं। विकास कार्यों का जायजा लेते रहते हैं और उसमें हो रहे डेवलपमेंट की रिपोर्ट स्थानीय अधिकारियों से लेते हैं। गोवाल क्षेत्र के चहुमुखी विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए वो सड़क निर्माण कार्य हो या अस्पताल का निर्माण, औचक दौरा कर निगरानी बनाए रखते हैं। नंदुरबार के जनजीवन और विकास की राह में एक लंबी पृष्ठभूमि का योगदान रहा है केसी पाडवी का। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और क्षेत्र के कई बार के विधायक तथा महाराष्ट्र में आदिवासी मामलों के मंत्री रहे। उनकी वर्षों की लोक सेवा और आदिवासी कल्याण पर काम ने पाडवी परिवार को न केवल पहचान दी बल्कि जमीन पर विश्वास भी बनाया। इसी भरोसे पर आज उनके पुत्र एडवोकेट गोवाल पाडवी लोकसभा तक पहुंचे। खतरनाक पहाड़ है और ये रोड जब बनेगा तो इसके लोग डिस्कवरी के लिए लोग आएंगे, ऐसे मुझे लगता है। 200 मीटर ही बाकी है यहाँ से। अक्कल कुआ, अक्रानी, धड़गांव बोलते और तलोदा, 3 तहसील मिलकर ये रोड बनेगा, सीधा जाएगा नंदुरबार तक। नंदुरबार से हमें 2-3 घंटे लगते हैं, 2-2.5 घंटे लगते हैं। वो अभी 1 घंटा यानी 1.5 घंटे में हम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे। वहाँ काम करके घर के आके खाना भी खाएंगे, ऐसा ये रोड बन रहा है। बिल्कुल शॉर्टकट है। नंदुरबार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सड़क कनेक्टिविटी के माध्यम से विकसित जिले में बदलना, यही उनका लक्ष्य है। सांसद गोवाल पाडवी का मानना है कि आदिवासी समुदाय के सशक्त होने से ही क्षेत्र का वास्तविक विकास संभव है। यहाँ के लोगों की उम्मीद है कि उनके युवा प्रतिनिधि इस क्षेत्र की आकांक्षाओं को सही मायनों में संसद तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपने अब तक की रिपोर्ट्स के माध्यम से देखा, नंदुरबार संसदीय क्षेत्र को जाना, समझा। आपने यहाँ के स्थानीय सांसद की प्रोफाइल को भी देखा, किस तरह से वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय सांसद एडवोकेट गोवाल पाडवी से और जानेंगे क्या सोचते हैं वो संसद को लेकर, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर वो कैसे संसद में पहुँचते हैं, बात रखते हैं और कैसे यहाँ के रोजगार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, कैसे उद्योगों को बेहतर किया जा सके और यहाँ के लोगों को सशक्त किया जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं उनसे ही। गोवाल जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। युवा सांसद हैं आप, पहली बार चुन के आए हैं। इस क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं वो क्या रही हैं आपके हिसाब से? विकास के जो कार्य हैं उनको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले 5 साल में आपकी जो दृष्टि है उसके हिसाब से आप जो सोचते हैं क्षेत्र में विकास के काम हो वो कौन से रहेंगे? पहले तो आपको नमस्ते और सांसद टीवी के तरफ से और सांसद टीवी की तरफ से आप आए हैं और आपके प्रतिनिधि आए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि यहाँ पे बहुत चैलेंजेस है बिकॉज ये ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी एरिया है। तो आदिवासी एरिया में बहुत चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि पहला मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कुपोषण का और अल्पपोषण का, जिसे हम इंग्लिश में मेल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पे चाइल्ड डेथ रेट्स, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ईयर बाय ईयर कम कर सकें और जितना कम हो जाएगा तो उतना ही लोगों को मतलब यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, पीएम अभीम योजना में भी बहुत कुछ डिक्लेयर किया गया है। तो हमें यही एक्सपेक्टेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कि यहाँ पे हेल्थ के जो भी इश्यूज़ है वो सॉल्व हो सके। दूसरा जो एक बड़ा चैलेंज है इस नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र में है कि वो है माइग्रेशन का, जिसे हम शायद हिंदी में प्रवासन कहते हैं।
तो माइग्रेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग बहुत कम उम्र में भी बच्चे गुजरात या मध्य प्रदेश माइग्रेट हो जाते हैं जॉब्स के लिए, नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए चले जाते हैं। तो ये माइग्रेशन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कुछ जगह रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, तहसील ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस पे इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। तो मैं मानता हूँ कि ये माइग्रेशन रोकने के लिए कुछ तो बड़ा उद्योग आना चाहिए। उद्योग के लिए मैंने केंद्र के संबंधित मंत्री है, राज्य सरकार के संबंधित मंत्री है, उन्हें भी रिक्वेस्ट किया है कि आप कुछ तो उद्योग यहाँ पे ला सकते हैं, कुछ इंडस्ट्री ला सकते हैं, तो यहाँ पे रोज़गार उपलब्ध होगा और स्थानिक रोज़गार मिलेगा तो माइग्रेशन की भी संख्या कम हो जाएगी। हम बात करें इस राजनीतिक सफ़र की, शुरू करें आप बातचीत के सिलसिले को, तो एक राजनीतिक परिवेश से आप आते हैं। आपके पिताजी पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे लंबे समय तक। ऐसे में और आपकी जो शिक्षा थी, आप लॉ कर रहे थे, अचानक से इस राजनीति में आने का क्रम कैसे हुआ? मुझे राजनीति में आनी है ऐसी मेरी इच्छा नहीं थी। मैं वकीली करता था अपने आदिवासी समाज के प्रति। जो भी केसेस थे, हाई कोर्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट होंगे, वहाँ पे मैं केसेस लड़ता था और प्रैक्टिस चालू ही थी मेरी। तो मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक चांस दिया कि एक नया चेहरा देते हैं, और जिस तरह से कोर्ट में वकालत करते हैं उसी तरह संसद में अपने क्षेत्र के लोग होते हैं वो भी वकालत ही होती है। तो वकालत के तौर पे ऐसा मुझे लगता है कि पार्टी ने चांस दिया, और फिर बाद में तो आप सबने देख ही लिया कि जिस तरह से इलेक्शन हुआ और 1,60,000 के मार्जिन से चुन के आया मैं। और ये मुझे लगता है कि अलग ही चैलेंज है। कोर्ट में अलग था, ये अलग है, पर ये भी वकालती है और लोगों के प्रश्न में संसद में उपस्थित करने का मुझे चांस मिलता है, रिटन में पूछने चांस मिलता है, ओरल में पूछने का चांस मिलता है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं 20 लाख से ज़्यादा आबादी को मैं एक प्रतिनिधित्व के तौर पे वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ जो अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रश्न हैं वहाँ पे उपस्थित करता हूँ। पलायन रोकने के लिए कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कदम आपको लगते हैं जिसको तुरंत उठाए जाने की ज़रूरत है? मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ पे इंडस्ट्री आ सकती है, ट्रेड कॉमर्स बढ़ सकता है, गुजरात बॉर्डर से बढ़ सकता है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक बढ़ सकता है, और इंटरनेशनल भी ट्रेड हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसा अगर यहाँ पे स्कोप आए, हेवी इंडस्ट्रीज़ आए, हेवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर को मैंने लेटर भी लिखा है, और बार बार नितिन गडकरी साहब जो है यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनको भी लेटर लिखा है कि यहाँ पे जो नेशनल हाईवेज है उनको फास्ट कंप्लीशन किया जाए ताकि हेवी इंडस्ट्रीज आ सके। और स्टेट लेवल पे MIDC होती है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे आप आइए, अपना इंडस्ट्री डालिए, हम आपको जो सपोर्ट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, लैंड रहेगा, जो भी इश्यूज़ रहेंगे हम सॉल्व करेंगे। जो स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन है, उसकी जो बीच की कड़ी है वो आप होते हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को तेज़ करने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? लोगों की बहुत सारी डिमांड्स रहती है यहाँ पे, और डिमांड्स ऐसी है जैसे कुछ लोगों को ट्रांसफार्मर्स नहीं मिले, DP नहीं मिला है, या LT-HT पोल्स नहीं मिले। तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। उसके लिए मैं अपने तौर से राज्य सरकार को अनेक बार पत्र लिखा है, संबंधित मंत्री को पत्र लिखा है, अधिकारियों को मैंने ये सवाल पूछा है, और कुछ हद तक पॉजिटिविटी भी मिलती है। रोड्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेरी अपेक्षा यही है कि केंद्र सरकार PMJSY के योजना में ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिलीज़ करे, मेरे नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र के लिए रिलीज़ करे, ताकि यहाँ के जो रोड्स हैं, मेंटेनेंस है, वो कंप्लीट हो सके। नगर परिषद की बात होगी, विधानसभा की बात होगी, पंचायतों की बात करें, लोकसभा, इन सभी को एक समीकरण बनता है, तब जाके क्षेत्र का विकास होता है, बुनियादी विकास। कितनी नगर परिषद आपके क्षेत्र में आती हैं, कितनी पंचायतें हैं? जो विधायक रहते हैं, जो MLA और जो सांसद रहते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़्यादा नहीं रहते, या रहते ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो रहते हैं सरपंच को रहेंगे, जिला परिषद अध्यक्ष को रहेंगे, और मंत्री, केंद्र के मंत्री और राज्य मंत्री, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रहते हैं, जिसे मराठी में हम प्रशासकीय अधिकार कहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो जिला परिषद है और ये पंचायत समिति है और जो नगर परिषद है, ये एक मिनी मंत्रालय जैसे काम करते हैं। यहाँ पे केंद्र के जिला परिषद और पंचायत समिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं, और जब ये फंड्स आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन में विकास किया जा सकता है। जो नंदुरबार है वो पहाड़ी और प्लेन एरिया में डिवाइडेड है। ऐसे में जो यहाँ की मुख्य फसलें वो कौन सी हैं? कृषि आधारित जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या चुनौतियाँ हैं?
और दूसरा पहाड़ी क्षेत्रों की क्या चुनौतियाँ हैं, उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नंदुरबार तो जैसे प्लेन एरिया है और अक्कलकुआ अकरानी ये जो दो तहसील है ये थोड़े पहाड़ एरिया में आते हैं और हर का अलग महत्व है। जैसे आप पहाड़ एरिया देखेंगे अकरानी और अक्कलकुआ तहसील, यहाँ पे मैंगोज़ बहुत है, आम, और आम का आमचूर अगर ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो सके, रॉ मैंगो पाउडर का प्रोडक्शन हो सके तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इसका एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और इंडिया में तो डेफिनेटली यूज़ है बट इंटरनेशनल यूज़ भी बहुत हो सकता है। और अगर आप नंदुरबार प्लेन एरिया देखेंगे, नंदुरबार, नवापुर, साकरी और ये सब एरिया में देखेंगे, वहाँ पे मिर्ची प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और पपई का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब अगर वहाँ पे उसको प्रोत्साहन मिले, प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिले और साथ ही साथ डेवलपमेंट के लिए कुछ तो इंडस्ट्री आ सके तो मैं मानता हूँ कि ये भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और पार्लियामेंट में सांसद होने के नाते मैंने तो कॉटन हब की एक डिमांड भी की है। अगर केंद्र सरकार वो कॉटन हब अगर हमें दे दे तो सिर्फ मेरे नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र के लिए, उत्तर महाराष्ट्र के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। बात करें कमेटियों की, कमेटी में किस तरह से काम किया जाता है और कितनी महत्वपूर्ण है कमेटियाँ? एक स्टैंडिंग कमेटी, एक कंसल्टेटिव कमेटी और ये सिलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमेटीज़ रहती है। स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस एंड पर्सनल की कमेटी में हूँ और मैं मानता हूँ वकील के तौर पे मुझे वहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने मिलता है और मैं मानता हूँ कि अगर वो कमेटी में अगर मैं सदस्य के तौर पे कंट्रीब्यूशन दे सकूँ तो निश्चित रूप से देश में भी और राज्य में भी कुछ बदलाव आ सकता है। कानून चेंजिंग टाइम्स के साथ कानून और रूल्स भी चेंज होने चाहिए। चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। जो ये संघर्ष है लोगों के लिए करना, काम करने के लिए दिन रात लगे रहना, दिन हो या रात हो, जाना, उनसे बात करना, विषयों को समझना, संसद तक पहुंचाना, ऐसे में परिवार की जो भूमिका है उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? युवा सांसद होने के नाते मुझे बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। अगर जितना सुनूंगा, जितना समझूंगा और अपने जो वरिष्ठ है, जो अपने हमारे सीनियर है, उनसे अगर मुझे कुछ सीखने मिले तो निश्चित रूप से वो मार्गदर्शन के तौर पे मुझे काम आएगा। और मैं मानता हूँ कि पिताजी 7 टाइम MLA रह चुके, एक्स मिनिस्टर रह चुके, तो उनसे बहुत कुछ अनुभव लेना जैसा है। और साथ ही साथ परिवार ने भी देखा है, एक सोशल लाइफ देखा है, एक राजनीति देखी है और यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता कहा जाए, पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, वहाँ से इनपुट मिलता है। यहाँ के सीनियर लीडर्स भी है जो एक्स MLA रह चुके हैं या जो राजनीति में एक्टिव भी नहीं रहे, सोशल लाइफ में रहे, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। और यहाँ के इन जनरल मैं आपसे ये भी कहूँगा, सिर्फ सीनियर से नहीं, मुझसे कम उम्र के जो है नौजवान, उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है कि आजकल ट्रेंड कैसे बदल रहा है। तो ये निश्चित रूप से मुझे फ़ायदा मिलता है इस पे और सांसद के तौर पे मुझे प्रश्न उपस्थित करने का और चांस मिलता है। युवाओं के प्रश्न भी उपस्थित कर सकता हूँ और सीनियर के जो गाइडलाइंस है, उनके मार्गदर्शन है, उनका भी फ़ायदा उठा के मैं प्रश्न उपस्थित कर सकता हूँ। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट गोपाल पाडवी, जिन्होंने बताया किस तरह से वो अपनी युवा सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे स्थानीय विषयों को लेकर वो रोज़ उनसे मंथन करते हैं, बात करते हैं, लोगों से जानते हैं, उनके विषयों को लेकर, रोज़गार को लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के उद्योगों को लेकर भी किस तरह से विकसित किया जा सके, पलायन को रोकने के लिए भी उन्होंने अपनी बात को रखा। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।